वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 के बारे में और जानेंगे पेपर 1 से किस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेरा फोकस चैप्टर 1 पर होगा और वहाँ के जितने भी समस्त मुद्दे होंगे उसको समझाने का प्रयास करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर को हम हिंदी में अगर बोलना चाहें तो अंग्रेजी साहित्य आप इसको कह सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का यह लेक्चर होगा, मॉडल पेपर होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला इसमें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी है इनकी, उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। यहाँ पर एक मुद्दा आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, हैज़ 1 लिखा हुआ है। इस हैज़ 1 का मतलब होता है कि यह पार्ट 1 है। इसी प्रकार से मैं लाता रहूँगा चैप्टर 2, 3, 4 इसी प्रकार से आपके समस्त चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, पेपर 1 का नाम है पोइट्री। इसके अंतर्गत आज के वीडियो में हम इसके पोइट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि जो है लिरिक क्या होती है, उसके अंतर्गत जो लिरिक कितने प्रकार की होती है आपकी, अर्थात सोनेट क्या है, इलीजी क्या है, हाइकू क्या है, उसके बाद में आपका जो है लिमेरिक क्या है, एपिक क्या है, और उसके बाद में एक्रोस्टिक क्या है, और ओड क्या है, बैलेड क्या है, और उसके बाद में ईपीग्राम क्या है, और उसके बाद में कंक्रीट क्या है। इन सभी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सारे के सारे प्रश्नों को आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं पहले से बताता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो है मनोविज्ञान और उसके बाद में और जो फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स हुआ, उसके बाद में संस्कृत साहित्य हुआ, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका मिलिट्री साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बड़े ही आसानी से अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं और एक प्रकार से पढ़ाई में नवीनता ला सकते हैं, नवाचार की व्यवस्था अपना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। गृह विज्ञान, जी हाँ गृह विज्ञान में भूल गया, गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस के भी क्लासेस आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। 2 चैनल है, एक बीए कर एक शुक्ला स्टडी पॉइंट, दोनों पर आप आसानी से बने रहेंगे। दोनों पर बीए से संबंधित आपको वीडियोस उपलब्ध करवाई जाती हैं। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा आपको कि क्या मिलेगा, व्हाट इज लिरिक, क्या व्हाट इज लायरिक या फिर लिरिक। तो व्हाट इज लिरिक, तो लिरिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिरिक को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आपको जानना और भी सहज हो जाएगा इन सभी मुद्दों को। अब यहाँ पर समझेंगे कैसे, आइए मैं समझाता हूँ। लिरिक का मतलब होता है क्या, लिरिक का मतलब होता है गीत, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, गीत काव्य भी कह सकते हैं। तो लिरिक का मतलब होता है गीत या गीत काव्य। बड़े ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही जो है सुचारू रूप से आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। व्हाट मतलब क्या होता है, इस मतलब है, तो गीत क्या है या गीत काव्य क्या है, बताइए इनमें से। आपको ऑप्शन ए में दिया है अ शॉर्ट पीसेस ऑफ पोएटिक मतलब कंपोजिशन, या फिर आपको दिया है बी ऑप्शन अ लॉन्ग पीसेस ऑफ पोएट का जो है कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा यही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ए इज राइट आंसर। अ शॉर्ट पीसेस मतलब एक छोटी चीज हो और जो कि कैसी हो, पोएटिक मतलब कि एक प्रकार से वह पोएट्री में हो, मतलब कि जो है काव्य मतलब कि जो है एक उसमें तारतम्यता हो, लयात्मकता हो उस चीज़ में, मतलब कि एक प्रकार से गाने योग्य हो। और उसके बाद में ऐसे स्थिति वाले जो है पोइट्री को हम क्या कहते हैं, ऐसी जो शॉर्ट हो, छोटी हो, पढ़ने में अच्छी लगे, मधुर लगे, उसी को हम गीत काव्य या फिर गीत कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आप शॉर्ट पीसेस या पीस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन। ओके, इतनी बात समझ में आई, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि लिरिक इज ओरिजिनेटेड मतलब कि क्या होता है, यहाँ इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उद्गम, इसको हिंदी में उद्गम आप एक शब्द दे सकते हैं, ओरिजिनेटेड। तो लिरिक इज ओरिजिनेटेड इन मतलब कि यह कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। गीत की उत्पत्ति अंग्रेजी साहित्य में कहाँ से इसकी उत्पत्ति या फिर उद्गम आप कह सकते हैं, तो कहाँ से हुई इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो लिरिक शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई या फिर लिरिक की उत्पत्ति जो है किससे हुई है, एशियंट ग्रीक से हुई है, मतलब कि प्राचीन ग्रीक से हुई है। ओके, ध्यान रखेंगे। चले, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि लिरिक पोएट्री इज द, मतलब लिरिक पोएट्री इज द मतलब है लिरिक पोएट्री इनमें से क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या है वह लिरिक पोएट्री जो होती है, आपको दिया है ए में ऑब्जेक्टिव फीलिंग, बी में दिया है फीलिंग ऑफ सोसाइटी, और सी में दिया है पर्सनल फीलिंग्स, और डी में दिया है फीलिंग्स ऑफ नेशन। तो बताइए यह नेशन के प्रति अनुभव होता है या समाज के प्रति अनुभव होता है गीत, या फिर जो है ऑब्जेक्टिव फीलिंग या किसी वस्तु के प्रति फीलिंग होता है। ये तीनों नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों, यह पर्सनल फीलिंग होती। जैसे आप देखते हैं छायावाद में कि मैं नीर भरी दुख की बदली जो है चिर निस्पंद बसा, जो है इसमें आहत विश्व हंसा, ऐसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। इसी प्रकार से जो है जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि जो है अरुण यह मधुमय देश हमारा, या इसी प्रकार से कोई भी कवि को ले लीजिए कि वह आता दो टूक कलेजे का करता निराला जी को ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं पे क्या है पर्सनल फीलिंग के बारे में ये लोग बता रहे हैं। अपनी फीलिंग के माध्यम से समाज की फीलिंग को दर्शाना ही क्या कहलाता है, साहित्य ही कहलाता है। और वह साहित्य कैसा साहित्य होता है, तो वह साहित्य गीत साहित्य या फिर वह काव्य साहित्य होता है। ध्यान रखेंगे तो जो लिरिक पोएट्री होती है इज़्दा वह कैसी होती है, पर्सनल फीलिंग पर बेस्ड होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, मतलब पर्सनल फीलिंग व्यक्तिगत अनुभव। तो लिरिक पोएट्री इज द व्यक्तिगत अनुभव अर्थात पर्सनल फीलिंग। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। तो लिरिक पोएट्री मतलब गीत क्या होती है, गीत काव्य जो होता है वह क्या होता है, व्यक्तिगत अनुभव होता है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बेसिकली मतलब होता है मूलभूत। तो बेसिकली हाउ मेनी मतलब कितने प्रकार की, काइंड्स मतलब होता है प्रकार, आप पोएट्री मतलब होता है काव्य, ठीक। तो बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। क्या इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली पूछा जा रहा है किसके बारे में, हाउ मेनी टाइप्स काइंड्स के बारे में, किसके काइंड्स के बारे में, पोएट्री के काव्य कितने प्रकार के होते हैं इन किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में मतलब अंग्रेजी साहित्य में। अंग्रेजी साहित्य में मूल रूप से कितने प्रकार की पोएट्री होती है, कितने प्रकार के काव्य देखने को मिलते हैं। तो मूल रूप से आपके 10 प्रकार के काव्य देखने को मिलते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। वह 10 प्रकार के काव्य कौन कौन से होते हैं। पहला बड़े ध्यान समझेंगे, पहला होता है सोनेट। और सोनेट जो होता है इसी को हिंदी में गाथा या चतुर्दश पद कहते हैं। इसमें 14 पद होते हैं, 10 से अधिक पद होते हैं किसमें, सोनेट में। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, इटली में हुई है। 14 लाइनों को यह कविता मानी जाती है। दूसरी कविता मेरे प्यारे दोस्तों इलिगी होती है आपकी, मतलब ये जो है इसके हाउ मेनी पोएट्री में तो इलिगी पोएट्री होती है, इलेजी या इलिगी। तो इलेजी पोएट्री जिसको कहते हैं, इलेजी मतलब होता है शोक गीत। क्या शोक गीत, क्या शोक गीत। ध्यान रखेंगे शोक गीत किसका मतलब होता है, इलीजी, ELEGY। ओके पढ़ लीजिएगा, इलेजी होता है। तो समझ में आई बात। दूसरा हो गया। तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, तीसरा जो होता है हाइकू होता है। इसका क्या होता है, हाइकू। क्या हाइकू, हाइकू को हिंदी में हाइकू ही कहते हैं। कहीं ना कहीं पे जब भी आपको ऐसे शब्द लास्ट में उकार बहुल भाषाएं ऊ वगैरह यू वगैरह ज़्यादा लिखने को मिले, मतलब ये चीज़ें जापान के बारे में बता रही हैं, ठीक। तो ये जापान की चीज़ें हैं, मतलब जापान में इसकी उत्पत्ति हुई है हाइकू पोएट्री की, जो कि इंग्लिश साहित्य की एक पोएट्री है, काव्य है। ओके तो हाइकू जो होता है वह जापान में इसकी उत्पत्ति हुई है। लगभग 3 लाइनों की यह कविता होती है। ओके और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए मैं और भी बताऊँगा, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। चौथा जो होती है आपकी पोएट्री, उस पोएट्री का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, लिमेरिक। क्या नाम है, लिमेरिक। लिमेरिक को ऐसे लिखते हैं आप LIMERIC, लिमेरिक। क्या लिमेरिक मेरे प्यारे दोस्तों। यह मेरे प्यारे दोस्तों बेसिकली 5 लाइन्स की कविता होती है। कितनी लाइन्स की, 5 लाइन्स की आपकी कविता होती है। यह अंग्रेजी साहित्य का एक काव्य है। आगे देखते हैं। 5वां आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। 5वां जो होता है काव्य में मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछता है। 5वां जो होता है एपिक। एपिक को हम क्या कहते हैं, हिंदी में आप बहुत सारे लोग परिचित होंगे, इसको जानते भी होंगे एपिक क्या होता है। एपिक को आप हिंदी में क्या कहते हैं, महाकाव्य के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, महाकाव्य। जैसे श्री रामचरितमानस है, जैसे साकेत है, जैसे कामायनी है, ये सारे के सारे क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य वह काव्य होता है जो कि किसी एक नायक या नायिका को केंद्र में रख करके उसके संपूर्ण जीवन गाथा के बारे में काव्य में शैलियाँ लिखी जाती है, मतलब काव्य में लिखा जाता है, काव्य शैली को प्राप्त होता है, उसी को हम महाकाव्य अर्थात एपिक कहते हैं। हिंदी में उसको महाकाव्य कहते हैं और अंग्रेजी में उसी को एपिक कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आई बात। और आपका 6वां जो मैं बताना चाहूँगा आपको, 6वां जो इंग्लिश पोएट्री में होता है उसका नाम है आपका क्या, जो है एक्रोस्टिक्स। क्या नाम है, एक्रोस्टिक्स या एस्रोस्टिक्स। तो एक्रोस्टिक्स ज़्यादा उचित रहेगा पढ़ने में, एक्रोस्टिक्स। ओके एक्रोस्टिक।
तो एक्रोस्टिक जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, यह एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जो है क्या होती है जो है एक प्रकार से एक्रोस्टिक्स जो होती है अर्कबद्ध रचना, मतलब कि इसका मतलब होता है अक्षरबद्ध रचना। क्या अक्षरबद्ध रचना होती है, इसका मतलब एक्रोस्टिक्स का मतलब होता है अक्षरबद्ध रचना। आगे देखते हैं तो अक्षरबद्ध रचना जो होती है यह होती है आपकी बेस जो है इंग्लिश लिटरेचर अर्थात काव्य की एक पोइट्री है। ओके, आगे अगला आता है आपका 7 नंबर पर मैं बताना चाहूँगा आपको ओड। ओड से आप लोग परिचित होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओड का मतलब होता है स्रोत। जैसे मान लेते हैं कोई विदेशी स्रोत या फिर स्रोत है, उस विदेशी स्रोत पर जो है काव्य ग्रंथ लिखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मेरे प्यारे दोस्तों ओड कहते हैं। ऐतिहासिक एक प्रकार से यह है। ओके, आगे समझते हैं। अगला है होता है आपका 8वां, और 8वां मैं आपको बताना चाहूँगा 8वां होता है आपका बैलेड। क्या होता है, बैलेड, BALLED, बैलेड। और यह बैलेड जो होता है इसी को हिंदी में बताएं हम तो इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसको गाथा गीत के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से, गाथा गीत के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और 9वां है आपका क्या, 9वां है मेरे प्यारे दोस्तों इपिग्राम। क्या होता है 9वां, इपिग्राम। क्या, इपिग्राम, ध्यान रखेंगे इपिग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एपिग्राम, एपिग्राम जो होता है इसको हिंदी में अगर बात करें चुटकुल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, चुटकुल्ला कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हाथ से कवि जो होते हैं वह एपिग्राम ही लिखते हैं। तो एपिग्राम जो होता है हंसाने वाले जो काव्य ग्रंथ हो, मतलब काव्य होते हैं, 2-2 लाइन, 1-1 लाइन के जो चुटकुले होते हैं उन्हीं को हम एपिग्राम कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। और लास्ट आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों कंक्रीट। क्या होता है, CONCET होता है, कहीं पर RET लिखा मिलता है। तो कंक्रीट मतलब होता है ठोस। एक प्रकार से मतलब ऐसी जो चीज़ें एक प्रकार से किसी जो है मुद्दे पर लिखी गई, किसी ठोस मुद्दे पर जो कि दिखाई पड़ रहे हो समाज के प्रति, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके 10 टाइप के जो है जो पोइट्री हैं इनको आपने देख लिया इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, तो जो है इंग्लिश लिटरेचर काइंड्स ऑफ पोइट्री इज नो, मतलब कि कितने होते हैं 10। तो 10 जो होते हैं बेसिकली 10 टाइप्स ऑफ या 10 काइंड्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जो है होरेटेन या फिर होरेटेन ओड। तो होरेटेन ओड का जो है अदर नेम क्या है, एक होता है होरेटेन ओड और एक होता है पेंडेरिक ओड। ओके, 2 प्रकार के आपके ओड होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओड्स आर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओड्स आर। फर्स्ट जो है ओरेंटेन ओड जिसको आप लेस बाइन ओड भी कहते हैं। सेकंड होता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों जो है पिंडेरिक ओड, और उसको पेंडेरिक एड को हम क्या कहते हैं, डोरेन ओड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जो है होरेंटेन ओड। होरेंटेन ओड का दूसरा नाम क्या है, मतलब अगला नाम या फिर और नाम क्या है, तो उसका अगला नाम है लेस्बियन ओड। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ ओड। जो ओड का तीसरा टाइप होता है वह क्या होता है, तो व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ ओड। तीसरा टाइप अगर रखना चाहें तो हम क्या रख सकते हैं ओड का, तो मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लिश और इरेगुलर ओड। तो इंग्लिश आर या इंग्लिश को रख सकते हैं या फिर इरेगुलर ओड। तो एक प्रकार से तीसरे टाइप का ओड यह होता है। अगला अपन देखते हैं, ओड इज मतलब ओरिजिनेटेड इन। तो ओड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस जो है देश में हुई है, तो ओरिजिनेटेड जो है इज ओड ऑफ कहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन रोम, मतलब रोम से किसकी उत्पत्ति हुई है, ओड की उत्पत्ति हुई है। ओड क्या है, ओड हमने आपको बताया, ओड मतलब होता है स्रोत। स्रोत कहाँ से, मतलब इसका मतलब होता है स्रोत या फिर स्रोत। ओके, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओड्स आर, मतलब कि ओड्स के या स्रोत के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जो है पिंडेरिक ओड। तो मतलब पिंडेरिक एड का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डोरियन ओड के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। तो ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही ध्यान समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हु रोट। हु जब भी लगे मतलब किसी व्यक्ति के लिए लगाया गया है, हुइच लगे मतलब किसी वस्तु के लिए बातें कही जा रही हैं। समझ में आई बात, हुइच का मतलब होता है वस्तु के बारे में बता रहा है।
हु मतलब क्या होता है, किसी जो है व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो हु रोट मतलब किसने लिखा, क्या जो है पियर्स प्लोवेन, किसने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है कि किसने लिखा है या चीज़ें, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है आपको लॉन्ग लैंड, तो लॉन्ग लैंड ने जो है रचना लिखी है, यह रचना, ओके ध्यान रखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि यह रचना किसने लिखी है, तो रचना मेरे प्यारे दोस्तों लिखने वाले हैं आपके लॉन्ग लैंड, ओके। किसने लिखा है, लॉन्ग लैंड ने लिखा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने कि हाउ मेनी सोनेट्स, कितने प्रकार के सोनेट्स वर मतलब लिखा है किसने, रिटन बाई, किसने रिटन बाई मतलब लिखने वाले, विलियम शेक्सपियर। ओ माय गॉड, विलियम शेक्सपियर ने, पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सोनेट्स आर रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने कितने प्रकार के सोनेट्स को लिखा है। हमने आपको बताया था सोनेट्स क्या होता है, सोनेट्स हमको आपको बताया था एक गाथा होती है, चतुर्दशपदी गाथा होती है, मतलब 14 लाइनों की एक कविता होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 14 लाइनों की जो कविता होती है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्दशपदी कविता। हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में सोनेट को गाथा के नाम से भी जानते हैं। तो यह सोनेट जो लिखा विलियम शेक्सपियर के अनुसार, विलियम शेक्सपियर ने कितने प्रकार के जो है सोनेट लिखे हैं, यह पूछा जा रहा है आपसे, मतलब कि कितने 14 लाइनों की कविता कितने प्रकार की लिखी हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है। हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, तो 154 सोनेट लिखा है किसने, 154 सोनेट लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों विलियम शेक्सपियर। आपसे पूछे, जैसे कि मान लेते किसने आपसे पूछ लिया कि हाँ जो है जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं, या जयशंकर प्रसाद ने कितने गीत काव्य लिखे हैं, कितने महाकाव्य लिखे हैं। ठीक इसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछा रहा कि इन्होंने कितने जो है सोनेट लिखे हैं, तो 154 सोनेट लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्हिच इज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो हिंदी का स्वर्ण युग आपको भक्ति काल को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज मतलब स्वर्णकाल पूछ रहा है, तो व्हिच इज द क्या है, तो इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन एज है अर्थात स्वर्ण युग है, वह क्या है, तो वह है मेरे प्यारे दोस्तों एलिजाबेथन एज, मतलब जो एलिजाबेथ रानी थी उनके समय का जो है काल है, उसी समय इंग्लिश लिटरेचर में उसको स्वर्ण काल के नाम से हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे इंग्लिश लिटरेचर की जो उत्पत्ति हुई है अंग्रेज मतलब एक प्रकार से ब्रिटेन से मानी जाती है। ब्रिटेन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटेन कहीं ना कहीं पे आपका जो है 3 देशों का समूह है ब्रिटेन, वह 3 देश आपके मेरे प्यारे दोस्तों, पहला तो है आपका, पहला इंग्लैंड हो गया आपका, इंग्लैंड क्या है, पहला मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लैंड है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है वेल्स, क्या है वेल्स, और तीसरा क्या है, तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों स्कॉटलैंड, क्या है स्कॉटलैंड। तो कहीं ना कहीं पे स्कॉटलैंड, ये सारे जो 3 देश हैं, इन्हीं तीनों देशों से इंग्लिश लिटरेचर की लगभग शुरुआत मानी जाती है, और यहीं पर जो साहित्य लिखा जा रहा था इसी को इंग्लिश लिटरेचर, और अमेरिका वगैरह में जो भी लिखा जा रहा था इन सभी को मिला लेते थे तो इंग्लिश लिटरेचर बनता था। कहीं ना कहीं ब्रिटेन के बगल में एक और चीज़ें आती हैं जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों यूके। यूके को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, और यही यूके में एक और देश शामिल हो जाता है जिसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। क्या, उत्तरी आयरलैंड जो होता है, जब उत्तरी आयरलैंड आपका शामिल हो जाता है तो ये है यूके हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन 4 के समूहों को यूके कहते हैं, और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के समूह को हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, ये थी मुद्दे, तो यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की लगभग शुरुआत आपकी देखी जा सकती है। तो एलिजाबेथ कौन थी, रानी थी विक्टोरिया। एलिजाबेथ जो थी वह रानी थी, रानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ ये सब रानी थी, जो कि ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज जो थी उसके इनके सर पर होता था, और यह एक प्रकार से वहाँ का देखरेख करती थी। तो इनके समय काल में इंग्लिश लिटरेचर जो था वह स्वर्ण के काल के जो है चरम सीमा पर था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या, मतलब रेनिसेंस। तो रेनिसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण काल। क्या होता है इसका मतलब, पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल को हम क्या कहते हैं, रेनेसेंस कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, मीनिंग क्या है किसकी, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, पुनर्जागरण का अर्थ पूछा जा रहा है। तो रिबर्थ, क्या होता है रिबर्थ,
पुनर्जागरण काल का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों? रिवर्थ। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। रिवर्थ का मतलब होता है पुनर्जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब कि दोबारा आ जाना। रिवर्थ मतलब क्या होता है? दोबारा आ जाना। तो किसी चीज़ का दोबारा आ जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। जैसे पुनर्जागरण कब होगा? मान लेते हैं जैसे कि आप कोई परंपरा आपकी अच्छी थी, फिर बीच में डाउन हो गई, उसके बाद में फिर एक वेग से अगर उठ जाती वही परंपरा, तो उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं, मतलब दोबारा से उठ गई हुई व्यवस्था। मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाना बंद कर दूँ और उसके बाद में 10-15 दिन तक ना पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद में 20 दिन के बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगा? मेरा एक प्रकार से पुनर्जागरण होगा। पुनः मतलब दोबारा, जागरण मतलब जागे, मतलब पुनः पढ़ाने लगे आपको, तो यह पुनर्जागरण भी है एक प्रकार से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि हु इज नोन एज, क्या हु इज नोन एज ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, मतलब कौन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जो है ट्रू क्या है चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, मतलब इसका जो है बच्चा एक प्रकार से बोल रहे हैं कि उस समय रेनेसेंस पुनर्जागरण में कौन सी ट्रू चाइल्ड के रूप में हमारे सामने उभरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो पूछा जा रहा है इसका सीधा सीधा मतलब आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आपका स्पेंसर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, स्पेंसर। स्पेंसर महोदय जो है आपके, ठीक है, स्पेंसर महोदय जो है आपके, यह लगभग जो है इसके ट्रू जो है चाइल्ड के रूप में आते हैं पुनर्जागरण में। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मतलब किसको जाना आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हु मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। जब हु किसी व्यक्ति के बारे में, इज जो है एक प्रकार से आपका हेल्पिंग वर्ग है। नोन आपकी क्या है? एक प्रकार से आपकी मेन वर्ब है, मतलब कि मुख्य क्रिया है। ओके, एज ट्रू मतलब एक प्रकार से यह क्या है? ये फ्रेज वगैरह आ गई है, एज ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, मतलब कि किसको जाना जाता है, किसके नाम से? तो सच्चा बच्चा, मतलब कि पुनर्जागरण का सच्चा बच्चा किसको जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो है द ट्रू मतलब कि द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस इज नोन एज स्पेंसर, मतलब कि ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस इज नोन एज स्पेंसर। ओके, ध्यान रखें, स्पेंसर को हम ट्रू चाइल्ड ऑफ पुनर्जागरण मतलब कि मतलब एक प्रकार से सत्य बच्चा, या फिर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ट्रू मतलब कि इनका योगदान अधिक मात्रा में, या फिर इसके प्रकार से बच्चे उसमें रहे हैं, तो यह आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है मेरे प्यारे दोस्तों ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। क्या होता है? मानवतावाद। तो मानवतावाद बिलोंग मतलब किससे बिलोंग करता है? मानवतावाद बिलोंग्स फ्रॉम, किससे करता है मेरे प्यारे दोस्तों? पुनर्जागरण से करता है, रेनेसेंस से करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने। अगला प्रश्न है कि व्हिच थिंग ब्रॉट नेशनलिज्म इन पीपल ऑफ रेनेसेंस एज, मतलब इसका क्या होगा? ब्रॉट मतलब होता है लाना, व्हिच थिंग्स कौन सी वस्तु ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों जिसके द्वारा क्या हुआ है? जिसके द्वारा नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद को, इन पीपुल ऑफ रेनेसेंस पुनर्जागरण के व्यक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रवाद लाने का कार्य किस वस्तु ने किया, किस थिंग्स ने किया है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, आर्मडा का मतलब होता है जहाज। कैसा जहाज? तो कैसा जहाज? जहाजी बेड़ा एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको। तो आर्मडा का मतलब होता है जहाजी बेड़ा, और कैसा? स्पेन का मतलब स्पेनिश जहाजी बेड़ा। डिफीट मतलब मात खाना, ध्यान रखेंगे। तो स्पेनिश जहाजी बेड़े के हार के बाद से क्या हुआ है? आया किसमें? नेशनलिज्म आया किसमें? पुनर्जागरण काल में। ओके, तो पुनर्जागरण में नेशनलिज्म कैसे आया? जब डिफीट मिला स्पेनिश बेड़े को, स्पेनिश जहाजी बेड़े को, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कब जो है मिला ये सारी चीज़ें, मतलब पुनर्जागरण में नेशनलिज्म का उदय कब हुआ है, किसके कारण से आया है? तो डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा के कारण से हुआ है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि व्हिच इज आल्सो नोन एज ऑफ डिस्कवरी, क्या है? डिस्कवरी, बिल्कुल, मतलब व्हिच इज आल्सो नोन एज ऑफ डिस्कवरी, मतलब इस प्रकार से डिस्कवरी के नाम, मतलब कि जो है एक प्रकार से खोज किसमें अधिक मात्रा में आपकी हुई है? तो जो खोज का युग आपको बोला जाता है वह है आपका रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, आपका पुनर्जागरण काल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं मेरे पास दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि नोन देम दे सेल्फ और उसके बाद में प्रेस्यूम नॉट गॉड टू स्कैन दिस लाइन ओ क्यू इन, मतलब जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं कि जो है चरण कमल बंदौ हरिराई किसकी उक्ति है, या पूछते हैं कि जातन की झाई परे श्याम हरित धुति होई किसकी उक्ति है।
इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में मेरे प्यारे दोस्तों, और भी तमाम प्रकार की पंक्तियाँ कि जो है मान लेते हैं आपसे पंक्ति पूछ ली गई कि जो है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तत सफल चाखा, यह पंक्ति किसकी है या फिर किस काव्य की है। तो इसी प्रकार से इसमें हिंदी अंग्रेजी में पूछा जा रहा है कि नॉन देम दे सेल्फ प्रेस्यूम नाट, क्या प्रेस्यूम नाट टू मतलब प्रेस्यूम नाट गार्ड टू स्कैन दिस लाइन, जो यह लाइन दी हुई है नो देम दे सेल्फ्स प्रेस्यूम नाट गार्ड टू स्कैन, यह जो लाइन दी गई है यह किसकी उक्ति है, किसने कहा है या फिर किस जो है किताब की बातें इसमें कही गई हैं। जैसे मैं बताऊं तो यह किताब है यस्यान मैन, यस्यान मैन पुस्तक की यह रचना है, किसकी, यस्यान मैन। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यस्यान मैन। और यस्यान मैन जो है किसने लिखा है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो उसमें पोइट्री अगर आपके पाठ्यक्रम में है, यह लेक्चर आपके लिए जो है 100% वर्क करेगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज नेम ऑफ शेक्सपियर्स फ्रेंड, मतलब शेक्सपियर के फ्रेंड का क्या नाम था। यहाँ पर ऑप्शन में आप देगा मिस्टर WH द जो है इरेल मतलब इरेल ऑफ साउथम्पटन, और उसके बाद में आपको मिस्टर HWN मतलब NWFW आपको ऐसे दिया है। ऑप्शन इसमें ए ही केवल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यही करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, मिस्टर WH द इरेल ऑफ साउथ मतलब साउथम्पटन। साउथम्पटन एक जो है क्या है स्थान है, और इसी साउथम्पटन के राजा जो थे वह शेक्सपियर के क्या थे, मित्र थे। इरेल मतलब होता है राजा, क्या इरेल मतलब होता है राजा, ध्यान रखेंगे इरेल का मतलब होता है राजा, कहाँ के, साउथम्पटन के राजा जिनका नाम था मिस्टर WH, और मिस्टर WH जो कि साउथम्पटन के राजा थे, वही जो है शेक्सपियर्स के फ्रेंड्स थे। ओके, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शेक्सपियर हैज़ रोट, शेक्सपियर हैज़ रोट, भैया शेक्सपियर ने क्या लिखा है, पूछा जा रहा है शेक्सपियर हैज़ रोट, इसमें से शेक्सपियर ने क्या लिखा है, एपिक्स लिखे हैं, ओड्स लिखे हैं या फिर ब्लेड्स लिखे मतलब ब्लेड्स लिखे हैं। तो शेक्सपियर ने हमने बताया था कि क्या लिखा है, इन्होंने जो है सोनेट लिखा, और कितने सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने, हमने आपको यह भी बताया था कि शेक्सपियर ने मेरे प्यारे दोस्तों लगभग आपके कितने सोनेट लिखे हमने बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे कितने सोनेट जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि हमने आपको बता दिए थे। तो लगभग 154 सोनेट आपके लिखे गए, कितने, 154 सोनेट लिखा गया था शेक्सपियर के द्वारा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जॉन मिल्टन वाज पोएट ऑफ, जॉन मिल्टन वाज पोएट ऑफ, मेरे प्यारे दोस्तों जॉन मिल्टन जो है एक प्रकार से बहुत ही फेमस रचनाकार है, और जॉन मिल्टन की रचना जो है बड़ी ही फेमस, एक आप जानते होंगे जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपने इंटर में पढ़ा होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अंधे के ऊपर है यह कविता। तो उसके बारे में बताएगा एक अंधा व्यक्ति जो कि क्या करता है, कैसे उसकी जो है ज़िंदगी होती है, उसके बारे में बताया है, जॉन मिल्टन ने यहाँ पर बताया है। तो जॉन मिल्टन वाज पोएट ऑफ, मेरे प्यारे दोस्तों वह पोएट ऑफ कैसा है, तो जो है एक प्रकार से यह पर्शियन मूवमेंट, कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों, पर्शियन मूवमेंट। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, पर्शियन मूवमेंट। ओके, तो जॉन मिल्टन वाज जो है पोएट ऑफ, कहाँ के हैं मेरे प्यारे दोस्त, किस एज के हैं, तो पर्शियन मूवमेंट के हैं यहाँ। ओके, पर्शियन मूवमेंट के क्षण के हैं यहाँ कौन, जॉन मिल्टन जो है पोएट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन पर्शियन एज मूवमेंट, इन पर्शियन एज मूवमेंट जो है क्या लिखा है यहाँ पर, जो है थिएटर्स, क्या लिखा है, थिएटर्स, क्या लिखा है, थिएटर, थिएटर्स या थिएटर्स वर क्लोज्ड इन, तो कौन सा थिएटर जो है मतलब कि कब बंद हो गए थे थिएटर्स, कब, इन जो है पर्शियन एज, इन पर्शियन मूवमेंट्स थिएटर वाज क्लोज्ड इन, कब बंद कर दिए गए थे थिएटर्स वगैरह जब पर्शियन एज था, तो कौन सा जो है सन था वह समय 1642, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द लिरिकल जो है ब्लेड्स पब्लिश्ड इन, तो जब लिरिकल मतलब कि ब्लेड्स थे वह कब पब्लिश किए गए, लिरिक जो है गीत होता है, उसमें हमने आपको बताया था, जो आपका हमने बताया था ब्लेड्स जो होता है एक प्रकार से ब्लेड्स के बारे में हमने बताया था, यह गाथा गीत होता है, और इसका जो है एक प्रकार से कब पब्लिश किया गया, कब प्रकाशन हुआ इसका, 1798 में प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट पर देखते हैं लिरिकल ब्लेड्स जो है पब्लिशड इन, कब पब्लिशड हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1798 में पब्लिशड हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह तो दो बार प्रश्न हो गया, दो बार।
चले कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है एसटी जो है कोलेराइड्स वाज पोएट ऑफ, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों? एसटी कोलेराइड वाज पोएट ऑफ, तो रोमांटिक एज के पोएट हैं या कौन? एसटी कोलेराइड जो हैं या जो कवि हैं या कब के हैं? रोमांटिक एज के हैं। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला, सिली पोएट्री इज जो है मार्केट विथ, तो सिली पोएट्री इज मार्केट विथ, तो भैया सिली पोएट्री जो है इज मार्क्ड विथ, तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर होगा आपका आइडियल, मतलब किस पर आधारित होती है? तो सिली पोएट्री जो होती है वह किस पर आधारित होती है, किस पर बेस्ड होती है, किसके साथ होती है, या फिर उसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसमें लिरिकिज्म होता है और आइडियलिज्म होता है। लिरिकिज्म मतलब होता है गीतात्मकता, क्या होती? गीतात्मकता होती। आइडियलिज्म मतलब होता है आदर्शात्मकता, तो किसी आदर्श को लेकर के जब उसको गीत काव्य के रूप में परिवर्तित करते हैं, फिर गीतात्मकता उसमें थोप देते हैं, तो उसी को हम सिली पोएट्री के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हु इज़ नोन एज, क्या हु इज़ नोन एज मेरे प्यारे दोस्तों लिखा है आपका सेंस्यूस पोएट्स। सेंस्यूस पोएट का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो कामुक कवि जिसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कामुक कवि के बारे में यहाँ पर एक प्रकार से जो है दूसरी प्रकार की रचनाएं लिखता हो, जैसे बिहारी लाल के तरीके से रचनाएं लिखता हो, कि उन रचनाओं को एक प्रकार से समाज में भी कहने के मतलब कि एक प्रकार से कुछ शर्म महसूस हो आपको कहने में। कामुक मतलब एक प्रकार से सेक्सुअल पोएट जो बोल सकते हैं आप इनको, सेंसुअस पोएट, सेक्सुअल पोएट, इनको हिंदी में कामुक कवि के नाम से जानते हैं। वह कौन है? तो वह मेरे पास दोस्तों कीट्स, विलियम कीट्स जो हैं वह एक प्रकार से कौन से कवि हैं? सेंसुअस पोएट हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमर बिन, क्या लिखा है? अमर बिनकिट या फिर बिनसिट ओमिनिया। तो अमर बिनसिट ओमिनिया जो है इसकी मीनिंग आपसे पूछ रहा है, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो अमर बिनसिट ओमिनिया की हिंदी मीनिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बता दूँ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, लब आपका लब का जो है कनक्यूरस आल, मतलब कि प्रेम में सबको जीत लेने वाला। क्या? प्रेम में सबको जीत लेने वाले को हम क्या कहते हैं? अमर बिनसिट ओमनिया के नाम से जानते हैं। तो अमर बिनसिट ओमनिया की हिंदी मीनिंग या अंग्रेजी मीनिंग मतलब होता है कि लव ये जो है कॉन्क्वेर्स आल, मतलब लब में सबको जीत लेने वाला, प्यार में सबको मोह लेने वाला है, जीत लेने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, द पीरियड नोन एज विक्टोरियन एज। विक्टोरिया रानी जो थी उन्हीं के एज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो है उनका पीरियड कब से कब तक रहा है इंग्लिश साहित्य के, या फिर उनका पीरियड कब से कब तक रहा है, मतलब उनकी एज कब तक उनकी एज रही है। तो पूछ रहा है कि द पीरियड नोन एज विक्टोरियन एज, तो 1832 से लेकर के 1901 ईस्वी तक के समय काल को हम क्या कहते हैं? विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं इंग्लिश साहित्य में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हु इज ट्रीटोन। क्या दिया हुआ है? हु इज ट्रीटोन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है? हु इज ट्रीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज ट्रीटोन, तो मेरे प्यारे दोस्तों ट्रीटोन का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? टाइटोन, आपने एक जहाज का नाम सुना होगा, तो ट्रीटोन एक प्रकार से क्या है? जहाज, टाइटोन या ट्रीटोन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज, कौन था ट्राइटोन? तो ट्राइटोन कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? ट्राइटोन जो था वह मिनोर सी गॉड, मिनोर मतलब होता है नाबालिग, मिनोर मतलब क्या होता है? नाबालिग, सी मतलब होता है समुद्र, गॉड मतलब भगवान, तो नाबालिग समुद्री देवता, नाबालिग समुद्री देवता जो था वही ट्रीटोन था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि हु इज ट्रीटोन, तो आप बताएंगे ट्रीटोन इज जो है मिनोर सी गॉड। क्या? मिनोर सी गॉड इज नोन एज ट्रीटोन, या मिनोर सी गॉड इज कॉल्ड ट्रीटोन। ओके, कुछ भी आप कह सकते हैं। आगे समझते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आया कि टू व्हिच कंट्री, क्या लिखा है? टू व्हिच सेंचुरी डज मिल्टन बिलोंग्स। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे आपके जॉन मिल्टन जो थे?
तो जॉन मिल्टन जो थे वह कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे मेरे प्यारे दोस्तों? उनकी सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब सीधे सीधे मैं बता दूं, सेंचुरी का मतलब 17वीं सेंचुरी का सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि 1601 से लेकर के आपका जो है आप 1601 से लेकर के 1699 या फिर 1700 के पीरियड तक को हम क्या कहते हैं तो 1601 से लेकर के 1700 के पीरियड को हम क्या कहते हैं? इस बीच के जो पीरियड होता है, इस बीच का जो समय काल होता है, इसी को हम 17वीं शताब्दी कहते हैं या फिर अंग्रेजी में 17th सेंचुरी कहते हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न समझते हैं, बहुत ही ध्यान से, प्यार हो जाएगा अंग्रेजी साहित्य से। हिंदी पढ़े हिंदी से प्यार कर लो, अंग्रेजी पढ़े अंग्रेजी से प्यार कर लो, लेकिन मुझे लगता है भैया हिंदी ज़्यादा प्रेमी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हिंदी जैसी लयात्मकता, गीतात्मकता और उसके बाद में उसमें तारतम्यता आप अंग्रेजी में नहीं देखने पाएंगे। भला ही है। चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हु वन ऑफ दीज इज नॉट अ लेक पोएट, मतलब इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं, इनमें से कौन एक हैं जो कि नहीं है कौन लेक पोएट। लेक मतलब होता है झील, तो झील के कभी कौन इनमें से नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. जो है कोलेराइड्स हैं, पी.बी. शैली भी हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों रॉबर्ट साउथे जो है यह नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूरोप क्या दिया है? यूरोप जो है विटनेस्ड, क्या लिखा है? यूरोप जो है विटनेस्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन, तो यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वह कब हुआ था पूछा जा रहा, तो 1789 में हुआ था, मतलब 1789 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला पर समझेंगे बहुत ही आसानी से, प्रेम से। चले आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। क्या? फाइंड मतलब कि आप जो है निकालिए, पता करिए कौन सा करेक्ट वर्ड, कौन सा सही शब्द को आपको पता करना है। किसमें? तो सम नेचुरल सारो। अब यहाँ पर डॉट 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 जो दिया हुआ है, इसी के बीच में इन चारों ऑप्शनों में से एक शब्द को भरना जो कि करेक्ट जो है अर्थ दे रहा हो। तो आपसे कह रहा फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ सम नेचुरल सारो डॉट 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 और पेन, तो लॉस होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इसका डी होगा। क्या? सम नेचुरल सारो, लॉस और पेन। ओके, यहाँ पर लॉस भरा जाएगा, LOSS। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न है क्या? हेलेनिज्म। हेलेनिज्म इज जो है क्या लिखा है? चीफ्लाई, क्या लिखा है? चाइफ्लाई जो है कंसर्ड विथ, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? बड़े आसानी समझेंगे। हेलेनिज्म, हेलेनिज्म का मतलब क्या होता है? यूनानी। हेलेनिज्म का मतलब होता है यूनानी, और इसके बाद में चाइफ्लाई मतलब होता है अधिकतर। क्या इसका मतलब होता है? अधिकतर। इसका मतलब होता है अधिकतर, इसका मतलब होता है यूनानी। तो यूनानी में से कौन से अधिकतर लोग हुए जो चिंतित रहा करते थे किसको लेकर के? आपसे पूछा जा रहा है कि यूनानी लेखक जो हुआ करते थे किसको लेकर के चिंतित रहा करते थे? तो यूनानी लेखक जो हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, वह ग्रीक आर्ट और मतलब आर्किटेक्चर को लेकर के हमेशा चिंतित रहा करते थे, मतलब कि हमेशा उसके साथ रहा करते थे या फिर उसके बारे में सोचा करते थे, ग्रीक आर्ट के बारे में और वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्चर इसको कहते हैं, तो आर्किटेक्चर के बारे में या फिर ग्रीक आर्ट के बारे में सोचा करते थे हेलिज्म में। ओके, हेलिज्म मतलब होता है यूनानी या फिर यूनानी मतलब यूनानी की जो विचारधारा होती है, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही आसानी से, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के बातों को समझना है, मेरे एक एक बातों को सुनना है। अगला प्रश्न व्हाट इज जो है क्या लिखा है यहाँ पर? जो है सिनी, यहाँ पर जो भी पढ़ लीजिए आप, जो है सिनेक डोच लिखा, जो भी कुछ लिखा है इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी लिखा है यहाँ पर इसको समझिएगा। इसीलिए इंग्लिश पढ़ाने में थोड़ा जो मुझे प्रॉब्लम होती है, वो इसको प्रोनाउंस जो है उतने सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर बताऊं, इसका मतलब होता है उपलक्ष्य अलंकार। इसका मतलब क्या होता है? उपलक्ष्य अलंकार। अब उपलक्ष्य अलंकार में होता या अमूर्त को ठोस, मतलब यहाँ पर कंक्रीट फॉर द अब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त, मतलब कि जिसको हम ना तो डोंट टच डोंट सीन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट, मतलब होता है इसका अब्स्ट्रैक्ट का, जिसको तो हम ना तो छू सके और ना ही हम क्या कर सके उसको देख सकें, तो उसको हम अमूर्त कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं।
कंक्रीट मतलब होता है ठोस, जो कि हम छू भी सके और जो हमको दिखाई भी सके। तो मतलब इसका यह है कि ऐसा अलंकार जो कुछ भी वहाँ पर जो है लिखा तो है, तो कुछ तो दिखाई पड़ता है लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसे प्रकार के जब अलंकार होते हैं तो उसी अलंकार को अंग्रेजी में हम SYNECDOCHE के नाम से जानते हैं। जो कुछ बीच पढ़ना है मतलब सिनेक डॉक, जो भी मतलब सिनेक डोचे जो कुछ भी लिखा है ये यहाँ पर साइलेंट होगा, यहाँ पर HE जो है वह साइलेंट होगा। सिनेडोक को इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सिनेडोक पढ़ेंगे इसको। तो सिनेडोक जो है उसको क्या कहते हैं हम, कौन सा अलंकार? उपलक्ष्य अलंकार। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि हु इज़ द बोसम फ्रेंड ऑफ जो है मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन मतलब होता है परिपक्व सूरज। तो परिपक्व सूरज अर्थात जो परिपक्व सूरज पूर्ण रूप से जब हो जाता है तो परिपक्व सूरज का अंतरंग फ्रेंड या अंतरंग मित्र कौन सा है? और बोसम मतलब होता है अंतरंग। बोसम का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? एक प्रकार से बोसम का मतलब छाती होता है और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। अब यहाँ पर छाती का मतलब हृदय से ले सकते हैं। तो हृदय का मित्र कौन सा होता है? हृदय का मित्र। हृदय मित्र किसका? तो हृदय मित्र मेरे प्यारे दोस्तों मैच्योरिंग सन का मतलब परिपक्व सूरज का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिपक्व सूरज का, जब सूरज अपनी परिपक्वता की अवस्था में होता है, प्रौढ़ अवस्था में होता है, तो उस समय सूर्य का मित्र कौन होता है? आपसे पूछा, प्रकृति से रिलेटेड यह कथन है जो कि आपके जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो बोसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन इज नोन एज एंटोमन। क्या जो है? ऑटोमन। ऑटोमन मतलब होता है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब होता है पतझड़। क्या? पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पतझड़ होता है, पतझड़, सावन, तो यह जो पतझड़ होता है, जो इस समय का मौसम चल रहा है, पतझड़ का मौसम चल रहा है। अब यह सूर्य का मैच्योरिंग सूर्य, अब यहाँ पर सूर्य भगवान को देखेंगे आप तो सूर्य एक प्रकार से क्या हमेशा जो है दहकते हुए नजर आते हैं और अच्छे तरीके से इनका प्रकाश आता है। पूर्ण रूप से सूर्य भगवान इसी समय अपनी जो है ऊर्जा को विकसित करते हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं। समझ में आई बात? तो मैच्योरिंग सन इस समय है। तो आपसे पूछा रहा है मैच्योरिंग सन के फ्रेंड कौन है, मतलब कि किस जो है युग, मतलब अब भाई फ्रेंड ही हुए ना, क्योंकि जो है मैच्योर कब हुआ सूर्य? जब आपका पतझड़ आया। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। ओके, आगे पूछते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न जो है निगेटिव कैपेबिलिटी स्टैंड फॉर। निगेटिव कैपेबिलिटी स्टैंड्स फॉर, क्या पूछा रहा है? निगेटिव कैपेबिलिटी स्टैंड्स फॉर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका नन ऑफ द एबव होगा ऑप्शन, इसका जो है नन ऑफ द एबव मतलब इनमें से सभी। ओके, नन ऑफ द एबव। ओके, चले यहाँ पर हमने आपको कुछ क्या बोल दिया? हमने बोल दिया ननाब जो है एबव मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। हमने बोल दिया शायद कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द एबव, या फिर आप पूछ सकते नन ऑफ दीज, इसका मतलब होता है इनमें से कोई। नन मतलब सीधा सीधा होता है कोई नहीं। अब मैं वैसे मतलब कि निकल गया था मेरे मुंह से, तो नन ऑफ द एबव मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। नेगेटिव कैपेबिलिटी स्टैंड फॉर नन ऑफ एबव मतलब लगभग कहीं ना कहीं पे रोमांटिक कवियों के बारे में यहाँ पर बताया था। रोमांटिक कवि जैसे जॉन कीट्स हो गए, तो इनके बारे में कहीं ना कहीं पे सारी बातें कही जाए। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है रोमांटिक मतलब कि रोमांटिज्म। तो रोमांटिज्म जो होता है, रोमांटिकिज्म, तो रोमांटिकिज्म हैज़ बीन डिफाइंड एज, डेफिनिड, क्या? डिफाइंड एड मतलब कि परिभाषित करता है। तो जो रोमांटिक एज होता है, रोमांटिक जो युग होता है, वह किसको जो है डिफाइन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वह किसको डिफाइन करता है? रेनेसेंस को ऑफ वंडर मतलब क्या? आश्चर्य में पुनर्जागरण का, मतलब पुनर्जागरण का आश्चर्य जो है, या फिर पुनर्जागरण में क्या करता है? आश्चर्यचकित करता है हमको जो है रोमांटिकिज्म को में। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका किस जो है शेक्सपियरियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। शेक्सपियरियन जो है पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर का जो सोनेट है वह कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो वह बांटा गया है आपका, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ऑप्शन इसका ए कैसे करेक्ट है, आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। बड़े ही आसानी से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसको समझेंगे थोड़ा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले
तो शेक्सपियरियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू जो है 3 जो है क्वार्टरियंस और मतलब 1 का जो है कपल्ट। तो डिवाइडेड इनटू 2 भाग है इसके। पहला तो है 3 मतलब कि क्वार्टरेंस है, मतलब कि एक प्रकार से 3 क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस का मतलब होता है रुबाई। क्या होता है? रुबाई। रुबाई मतलब होता है हिंदी में रुबाई, जिसको कहते हैं रुबाइयाँ। तो हिंदी में रुबाई वगैरह जो होती है, या जो रुबाई का मतलब हिंदी में रुबाई और अंग्रेजी में उसको हम क्या कहते हैं, जो है क्वार्टरेंस कहते हैं। और रुबाई जो होती 4 लाइनों की एक प्रकार से होती है, जो कि उर्दू में लगभग लिखी जाती थी, अपने यहाँ पर हिंदी में बाद में आई। तो इसको ध्यान रखें, रुबाई का मतलब होता है। आगे देखता है 1 जो है कपेल्ट। कपेल्ट का मतलब होता है दोहा, 1 मतलब होता है 1, तो 1 दोहे और जो है रुबाइयाँ ये लिखते थे। आगे देखते हैं इनके सोनेट में। अगला देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके समक्ष कि हु इज़ एन इंग्लिश सोनेटर एमंग देम। मतलब एमंग देम मतलब होता है इनमें से। हु इज़ एन मतलब इनमें से कौन से एक इंग्लिश सोनेटर हैं, मतलब इंग्लिश सोनेटर कौन से हैं, सोनेट करने वाले। तो थॉमस वाट जो हैं यह इंग्लिश सोनेटर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त कि हु इज़ एन इंग्लिश सोनेटर एमंग देम। क्या? हु इज़ एन इंग्लिश सोनेटर एमंग देम, इनमें से कौन जो है एक जो है सोनेटर हैं, बताइए। तो हेनरी और होवार्ड। कौन है? हेनरी होवार्ड भी हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि हु इज़ द फेमस क्लासिकल सोनेटर। क्या? क्लासिकल सोनेटर मतलब होता है जो प्रसिद्ध रचनात्मक सोनेटर हैं, वह इनमें से कौन है? तो जॉन मिल्टन है। कौन है? जॉन मिल्टन। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों कि द वर्ड सोनेट मतलब सोनेट इज डिवाइडेड फ्रॉम। तो मतलब कि जो है सॉरी डेरिवेड, डेरिवेड लिखा, डिवाइडेड नहीं डेरिवेड लिखा है। डेरिवेड का मतलब होता है उत्पन्न होना है, फिर निकलना। तो कहाँ से निकला है सोनेट, कहाँ से? तो इटली से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। कहाँ से? इटली से। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग फ्रांस। तो विलियम शेक्सपियर कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ से थे? तो विलियम शेक्सपियर जो है मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह इंग्लिश सोनेट से बिलोंग करते थे। लिखा है जो है पर्शियन सोनेट, और उसके बाद में मिली जो है क्या लिखा है, मिल्टोनिक सोनेट। तो और नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ यहाँ पर कि इंग्लिश सोनेट। तो इंग्लिश सोनेट से बिलोंग करते थे कौन? विलियम शेक्सपियर। लगभग जो है हमने आपको बताया था कि इनके कितने सोनेट जो है प्रकाशन में आई, वह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आपसे एग्जाम में लगातार पूछा जाएगा। तो कितने सोनेट है मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने लिखा है, हमने बताया था लगभग जो है 154 सोनेट जो है लगभग इन्होंने लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे पूछा था कि शेली इज़ पोएट ऑफ, मतलब शेली जो थे वह किस जो है कवि कैसे थे? तो शेली जो है रोमांटिक कवि हैं। ओके, रोमांटिक एज के कवि हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है इन सोनेट आ पोएट एक्सप्रेसेस। तो इन सोनेट आ पोएट एक्सप्रेसेस, ऑप्शन ए में दिया है सिंगल आइडिया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सोनेट में क्या होता है, सोनेट में क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि इन सोनेट आ पोएट एक्सप्रेसेस मतलब कि जो है सानेट में एक कवि व्यक्त करता है। तो सानेट में एक कवि क्या व्यक्त करता है? तो एक सिंगल आइडिया को व्यक्त करता है, एक सिंगल विचार को व्यक्त करता है। किसमें? सोनेट में। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है द इंग्लिश सोनेट इज जो डिवाइडेड इनटू। तो कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में बटा है? अंग्रेजी साहित्य में जो सोनेट है वह 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट पर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है कि मिल्टोनिक सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। तो मिल्टोनिक सोनेट कितने भाग में डिवाइड है? तो डबल पार्ट में, मतलब 2 भाग में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं इंग्लिश सोनेट कितने में है? इंग्लिश सोनेट 4 पार्ट में बांटा हुआ है, और मिल्टोनिक सोनेट जो है आपका सोनेट जो है वह जो है डबल पार्ट में बटा हुआ है। और लास्ट प्रश्न आज के जो है एग्जाम मतलब कि इसका आज की सीरीज का, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, मतलब शेक्सपियर का जो सोनेट था वह उनका जो है मेन थीम क्या थी, मेन जो है लक्ष्य क्या था, क्या चीज़ें बताना चाह रहे थे? तो वह लव के बारे में, मतलब लव पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। इतनी बात क्लियर हुई। ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको हमने बता दिए मेरे प्यारे दोस्तों।
अब जो है अब इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह लगभग चैप्टर 2 से संबंधित होगा। इसी प्रकार से मैं और भी प्रश्नों को लाने का प्रयास करूंगा। यह मॉडल पेपर है, लगभग 50 प्रश्नों को मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने समझ लिया। अब कहीं भी से भी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो मेरे प्यारे दोस्त, बड़े ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छी से अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एलिगी इज द फॉर्म ऑफ पोइट्री, तो आप ग्रीफ इसका आंसर होगा। ओके, आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों व्हाट इज एन इलिजी, तो इलिगी क्या है या फिर इलिजी क्या है, तो काइंड ऑफ पोइट्री है। क्या है? एक प्रकार से आप पोइट्री, हमने आपको बता ही दी सारी बातों को। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछे आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आपसे पूछे कि जो है ड्रामेटिक जो है मोनोलॉज इज आ, तो ड्रामेटिक मोनोलॉज इज क्या है, मतलब ड्रामेटिक जो मोनोलॉज है वह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पोएटिक जो है एक प्रकार से क्या है, फोरम है, तो पोएटिक फोरम है एक प्रकार से। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और इसके अंदर साइकोलॉजिकल पोएम जो होते हैं इसमें लिखे जाते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए फिर मिला जाए अगले वीडियो में। चलिए बताएं, विदा लेते हैं आप लोगों से। और आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप लोग वीडियो में बता दीजिएगा उसको। ओके, चला जाए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग एकदम से खुशी से रहेंगे और आसानी से अपनी तैयारी को एक सुदृढ़ दिशा की ओर, निश्चित दिशा की ओर ले चलेंगे, जिससे आपको अच्छी से अच्छी सफलता मिले और अच्छे से अच्छे अंक आप एग्जाम में प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।